अब बात अगर करें कि पेपर 1 में क्या है, तो पेपर 1 में हम बात कर सकते हैं कि कला और संस्कृति के सवाल पूछे जाएंगे। पूछेगा कि मूर्ति कला के विषय में बताइए, पर्टिकुलर मूर्ति कला के विषय में पूछ सकता है। आधुनिक भारत के इतिहास का जो पूरा का पूरा कालखंड रहा है कि गांधी जी ने आंदोलन कैसे किए, 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे हैं, भारतीय समाज की विशेषता पूछी जाएगी कि वर्तमान में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय है, उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ऐसे सवाल पूछेगा। फिर भारत का भूगोल और विश्व भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत में मृदाओं का जो वितरण है उस पर टिप्पणी कीजिए। बताइए भारत में अनाज का उत्पादन ज्यादा क्यों होता है, बताइए कि भारत में यदि अब हमें और भी उत्पादन चाहिए तो कैसे हरित क्रांति की जरूरत है। यह पहला पेपर है। दूसरे पेपर में लाल लालियों भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल आते हैं कि भारत में यदि कहीं पर भी संसद कोई कानून पारित करती है और सुप्रीम कोर्ट उसे मना कर देता है तो उस कानून का क्या होगा, विवरण प्रस्तुत करिए, व्याख्या कीजिए। साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसका तात्पर्य क्या है, या भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, इसका मीनिंग क्या है। माना जाता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इन शब्दों से अवगत होता है और ऐसा यूपीएससी अपने सिलेबस में लिखती है कि इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे होंगे कि एक सुशिक्षित व्यक्ति इन चीजों के जवाब दे सकता है। दूसरा होता है आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल, जिसमें वो पूछता है कि भारत और चीन के वर्तमान संबंधों में गिरावट आई है, कमी आई है, क्या लगता है कि कौन से कारक हैं। वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच में तनाव बढ़ गया है, बताइए कौन से कारक है। क्या कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन से कारक हैं। एक सामान्य बातचीत है। फिर एक गवर्नेंस के सवाल भी आते हैं और सोशल जस्टिस के सवाल भी आते हैं कि भारत में अति पिछड़ा वर्ग को यदि हमें आरक्षण की जगह कुछ अन्य विकल्प उपलब्ध कराने हैं तो क्या करना चाहिए। एक जनरल बातें सोशल जस्टिस के लिए पूछी जाती हैं कि समाज में न्याय कैसे होगा। एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है जीएस पेपर 4, लेकिन उसके पहले पेपर 3 पर बात करते हैं। इसमें सवाल टेक्नोलॉजी के आएंगे। आपसे पूछेगा कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्या लाभ है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में जो सारोगेट मदर होती है उसके लिए एक नया कानून आया है, वो नया कानून सारोगेट मदर के मामले में एक बढ़िया कानून है, बताइए कैसे बढ़िया कानून है। फिर आपसे इकोनॉमिक सवाल पूछे जाएंगे कि भारत में गरीबी बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है गरीबी का मापन करना, व्याख्या कीजिए। तो आपको समझाना पड़ेगा कि भाई गरीबी का मापन करने के लिए कितनी कमेटियां बन गई लेकिन तय नहीं हुआ कि गरीब कौन है। फिर इसमें सवाल पूछेगा कि भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आत्मनिर्भर पैकेज जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, आप बताइए कि वो किस तरीके से भारत की आर्थिक प्रगति को गति देगा। फिर इसमें सवाल आते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट के कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम दिखने लग गए हैं, कोई उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछा जाएगा कि यदि कहीं भूस्खलन होता है तो उसके लिए क्या क्या लोगों को समझाना जाना चाहिए और वहां पर कौन से कार्य किए जाने चाहिए ताकि लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में अपने आप को सुरक्षित कर सके। चौथा पेपर एक विशेष पेपर आया है जिसे हम नीति शास्त्र कहते हैं। इस नीति शास्त्र में 4-5 बातें फिक्स रटी हुई है। ईमानदारी मतलब ईमानदारी, नैतिकता, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, सरकार में पारदर्शिता क्यों जरूरी है, सरकार ने हर चीज नागरिकों के सामने क्यों रखनी चाहिए, क्या नैतिकता और कानून अलग अलग हैं, क्या नैतिक जिम्मेदारी अलग है, कानून की जिम्मेदारी अलग है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को एक दार्शनिक दृष्टिकोण बताना पड़ता है कि क्यों हम कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा क्यों जरूरी है, सत्य बोलना क्यों जरूरी है, भारतीय प्रशासन में कौन सी कमियां हैं जिसके कारण भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पर इस पेपर में आधे पेपर में आपसे अलग अलग केस स्टडी पूछी जाती है। केस स्टडी का तात्पर्य कैसा होगा, आपसे कहा जाएगा कि आप एक जिले में जिला अधिकारी हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आता है।
वह व्यक्ति अपने अधीनस्थ, आपके अधीनस्थों से भी जानकारियां ले चुका है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है और वह इस जानकारी में केवल आपसे ही बात करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में आप बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त हैं। अब आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर कि मैं ऐसा करूंगा, उसके पीछे का रीजन देना पड़ेगा। सवाल आएगा कि आपका अधीनस्थ बड़ा ईमानदार और मेहनती है, लेकिन महिलाओं के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं है। जब आपको उसके खिलाफ महिलाओं के द्वारा शिकायत की जाती है तो आप एक तरफ ये समझते हैं कि उसकी कार्यनिष्ठा, उसकी ईमानदारी और वह कार्य के प्रति जो समर्पित भाव करता है, और दूसरी तरफ उसका ये चरित्र आपको एक्शन लेने के लिए दबाव डालता है। ऐसी परिस्थिति में अब आप क्या निर्णय लेंगे? आपके सामने अलग अलग केस स्टडी के रूप में प्रश्न भी रखे जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन यहां विकल्प केवल चुनने नहीं है, बल्कि उन विकल्पों के पीछे के कारण भी आपको बताने पड़ेंगे कि इस विकल्प के पीछे के कारण क्या क्या हैं। तो ओवरऑल कहे तो एक नया सा पेपर है, 250-250 नंबर के पेपर होते हैं। औसतन मार्क्स कितने आते हैं इसमें? औसतन मार्क्स 100 आते हैं इसमें। औसतन 100 नंबर की औकात हम मान लेते हैं कि विद्यार्थी कर सकता है, पर ये एक्सट्रीम, अगर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है तो 150 तक भी नंबर आए हैं। 150 मैक्सिमम और 90 तक मिनिमम हम कहते हैं, पर कुछ लोगों का परफॉर्मेंस चौथे पेपर में इतना खराब हो जाता है कि 40 नंबर भी नहीं आ पाते हैं। कई बार तीसरे पेपर में परफॉर्मेंस इतना खराब हो जाता है कि 80 नंबर ही आ जाते हैं। तो नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन औसतन 100 नंबर यहां पर आते हैं। तो ऐसी कल्पना मत करना 250 में से मैं 200 लेकर आऊंगा पहले पेपर में, दूसरे पेपर में 180, तीसरे में 210। ऐसी बातें मत सोचिएगा। जितने भी परीक्षाओं में बैठे हुए विद्यार्थी वो भी बुद्धिजीवी थे, मेहनती थे, पढ़ते थे, समझदार थे, कोचिंग की थी, सब गुण थे, लेकिन 100 नंबर आए थे जब उन्होंने सब कुछ पढ़ा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुछ छोड़ने वाले तो पीटी ही नहीं निकाल पाते हैं। 3-4 साल के बाद फिर वो केवल श्रद्धांजलि देने के लायक रहते हैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ। वो बातचीत